ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पूरे आज यहाँ पे 5000 दुकानें हैं, 5000 शॉप्स हैं और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, स्टील मंडी है। और उसका शुरुआत हम भीमराज जी ने जो किया वो, और हमारा प्राउड फील होता है कि हमारे परिवार से है। ये एक ऐसी कहानी है कि हम अकेले मत बढ़ो, सबको साथ में लेके चलो और सब साथ में बढ़ के जैसे सबका विकास हो। इस तरह से आज मेटल मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी इंडस्ट्री वर्ल्ड में बड़े से बड़ी इंडस्ट्री को अगर सक्सेस होना है स्टील के लिए, तो हमारे मार्केट को कांटेक्ट किए बिना नहीं बन सकते। प्रातःकाल लाइव की संवाद शो में हम लगातार आपकी मुलाकात प्रवासी कारोबारियों से कराते रहते हैं। इसी क्रम में आपसे रूबरू करा रहे हैं सांचौर मूल के मेटल व्यवसायी जितेंद्र शाह से, जो महाराष्ट्र के व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था फार्म के हाल ही में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रातःकाल लाइव के लिए अलमास सिद्दीकी ने जितेंद्र शाह के साथ साधा है संवाद, जिसे आपको देखना चाहिए। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और प्रातःकाल लाइव पर संवाद का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहता है। और आज हम आपको रूबरू कराएंगे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप इस फार्म के बारे में बताइए, इसका कार्यक्षेत्र क्या है और किन लोगों को आप यहाँ पर मेंबर के तौर पर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यानी फैम, जो सारे महाराष्ट्र के जितने भी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उसकी एपेक्स बॉडी है ये। जैसे इसके अंदर सारे व्यापार आ जाते हैं, चाहे केमिकल हो, चाहे मेटल हो, चाहे रबर हो, चाहे प्लास्टिक हो, हर तरह के व्यापार जो महाराष्ट्र में, और अनाज वाले हो, किराने वाले हो, हर टाइप के व्यापार जितने भी महाराष्ट्र में है वो सारे इस एपेक्स बॉडी के अंदर, फैम के अंदर में उसको हम लोग फैम को नेतृत्व देता है। फैम का सबसे बड़ा काम है, वो एक सेतु है सरकार और व्यापारियों के बीच में। फैम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाता है और उसके अंदर उनका निराकरण करने के लिए मदद करता है। सरकार को भी बहुत सारी चीज़ें जब उनको कॉम्प्लिकेशन लगता है कि व्यापारियों की अलग अलग मांग है, तो फैम उन सबसे बात करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके यूनिफॉर्म चीज़ें जो सबके लिए सहूलियत होगी वो लेके फैम सरकार के पास जाती है और दोनों का समन्वय में बरकरार रखे उसका सोल्यूशन लाती है। और इस फैम के जो मेंबर्स है वो किस तरह चुने जाते हैं? तो मेंबर्स जो एसोसिएशन होते हैं वो एसोसिएशन इसके मेंबर बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 750 एसोसिएशन आज हमारे मेंबर हैं। 750 एसोसिएशन, जैसे मासमा एक एसोसिएशन हुआ, उसके 2000 व्यापारी हैं। महाजन यहाँ पे एमजे मार्केट में जो कपड़ा वाले हैं उनके 120,000 मेंबर हैं, किसी के 5000 मेंबर है, किसी के 2000। सारे महाराष्ट्र में पूना हो, नागपुर हो, अकोला हो, सतारा हो, हर जगह जहाँ पे कोई संस्था है वो सारे हमारे मेंबर बनते हैं। क्योंकि सारा जब पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी 4 से 4.5 लाख व्यापारी इसके अंडर में, फार्म के अंडर में आते हैं, लेकिन मेंबर बनता है संस्था बनती है, एक संस्था मेंबर बनती है, उसके जो व्यापारी है वो ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बनते हैं। जी, मासमा से याद आया कि आप मासमा के भी अध्यक्ष रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं मासमा में कई सालों से जुड़ा हूँ। 2010 में मैं अपना कार्यकाल शुरुआत हुई थी। मैं चेयरमैन अंदर बिजनेस सेक्रेटरी में ज्वाइन हुआ, उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं अध्यक्ष बना। इस तरह से 2016 से 2018 में अध्यक्ष था मासमा के। जो मेरे कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए, वैट एमनेस्टी आई, एलबीटी का हमने एलबीटी की लड़ाई जो बॉम्बे पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगी थी स्टील पे, वो हटवाई हमने। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए। मासमा के जो पुराने प्रोग्राम्स होते थे वो नॉर्मली हमारे खेतवाड़ी और माधोबाग जैसे एरिया में होते थे, उसको हम लोग लेके अच्छे कॉर्पोरेट इवेंट्स के तौर पे उसको तब्दील किया, चेंज किया उसको। हमने YB चौहान में किया, NCB में प्रोग्राम्स किए। हमने कई ऐसे बड़े बड़े हस्तियाँ जो हमारी नई ऑफिस बनवाई, मेरे कार्यकाल में मासमा की नई ऑफिस बनी, वो उसको उद्घाटन सुधीर मुनगंटीवार साहब ने किया। हम कई बार दिल्ली गए, हम अरुण जेटली साहब से मिले, हम वीरेंद्र सिंह स्टील मिनिस्टर के पास गए। उस टाइम में काफ़ी BIS का भी इशू था, हमने पूरा रिव्यू करवाया, ऑलरेडी लग चुका था BIS, फिर भी हम दिल्ली गए, हमारी बातों को वहाँ पे स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया
और वो BIS के जो कायदा था उसको हमने 6 महीने के लिए रिव्यू करवाया, फिर सेकंड टाइम हमने और 3 महीने के लिए रिव्यू करवाया। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए। महात्मा नगर की भी हमने उस समय पूरे यहाँ पे व्यापारी जो बॉम्बे 4 में रहते हैं, इस कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, उनके लिए एक प्लान्ड सिटी महात्मा नगर के तौर पे हमने भिवंडी में प्लान किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश व्यापारियों को समझ में नहीं आया और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो उस कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए। गौशाला भी हमने राजस्थान में उस टाइम पे अकाल पड़ा था, बहुत सारी तकलीफें थी, तो हमने व्यापारियों से पैसा इकट्ठा किया और सभी ने दिल खोल के पैसे दिए। हमने राजस्थान में साचोर के पास पथपेड़ा गौशाला में बहुत बड़ा शेड बनाया, सत्यपुर गौशाला में शेड बनाया जो गायों के लिए। ऐसे बहुत सारे काम किए हमने उस टाइम पे अवार्ड्स के भी शुरुआत की थी। मास्मा के अचीवर्स अवार्ड, मास्मा आइकॉन अवार्ड, मास्मा एक्सीलेंस इन स्टील करके हम विभिन्न इंडस्ट्रीज को, हमारे व्यापारियों को जो है नए सारे अवार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किन किन लोगों को हो पाया? हमने फर्स्ट अवार्ड हमने जो शुरुआत की तब ऑटोकम्पो को दिया, फिर रत्नमणि मेटल्स करके, ये जो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, रत्नमणि मेटल्स, मुकुंद लिमिटेड, बड़े बड़े कंपनियों को अवार्ड दिया। फिर हमने मिडिल जो हमारे जो सेगमेंट है एक्सेलेंस, हमारे जो आइकॉन ऑफ द ईयर, जैसे हमारे जो व्यापारी जो हमारे मेंबर है उनको हम आइकॉन ऑफ द ईयर, उसमें चंदन स्टील, मुकेश ट्यूब, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्री डाले हैं उनको हमने दिया। और फिर अचीवर ऑफ द ईयर जो ट्रेडर्स की तौर पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, नए आए और 5-10 साल में बहुत सारा जोरदार ग्रोथ किया, उसमें एपेक्स स्टील करके थे। फिर ये क्या नाम है, शांतिलाल जी का इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने अवार्ड किया प्रोत्साहित करने के लिए ताकि व्यापार में उनको और प्रोत्साहन मिले। उस तरह का ये शुरुआत की थी हमने। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला कितने साल तक के चला? नहीं, वो अवार्ड्स तो आज तक चल रहा है, वहाँ से शुरुआत की थी, अवार्ड्स आज तक चलते आ रहे हैं। अभी भी मेरे बाद भी जो कार्यकाल में अध्यक्ष आए, पृथ्वी जी आए, उसके बाद विक्रम जी आए, वो भी अवार्ड वो जो सिलसिला वहाँ शुरुआत वहाँ से हुई थी और वो आगे चल रहा है और आज भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। मतलब लोग भी आज भी उस अवार्ड के लिए राह देख के बैठते हैं कि इस बार किसका नंबर लगेगा। और आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं? मेरे को पर्सनल लेवल पे ऐसे हमारी कंपनी ऐसे कोई खास कोई ऐसे बिजनेस में हम लोग काफ़ी सालों से हैं। मैं 97-98 में हमने बिजनेस स्टील लाइन इंडिया और ऋषभ स्टील से चालू किया था और हमने हमारी 5-6 कंपनियां हैं, ग्रुप टर्नओवर 400 करोड़ प्लस का है बिजनेस। हम लोग बहुत सारे सेगमेंट में करते हैं और अच्छी रेंज है, अच्छी जगह पे, बहुत जगह पे ऑफिसेज है, कोयम्बतूर में, दिल्ली में, पुणे में, बॉम्बे में, और नेटवर्क अच्छा खासा है। अवार्ड्स के लिए अभी कभी हमें मिला है ना हमने कभी ट्राई किया है। जितेंद्र जी, आप इस मेटल मार्केट के प्रमुख कारोबारी हैं, तो इस मार्केट के बारे में कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी तक याद होगा? ये मेटल मार्केट का जो शुरुआत हुई या जो बने है ना, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे परिवार से भीमराज बैसादास जी जो हमारे दादाजी हैं, मैं हंसराज बैसादास जी का पोता हूँ। मेरे फादर के जो सगे भाई है भीमराज जी, फर्स्ट टाइम गांव में से सांचोट से बॉम्बे आए और उन्होंने छोटा मोटा मेटल का व्यापार चालू किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने भाइयों को बॉम्बे लाया, जिसमें हंसराज जी और दूरचंद जी, उन्होंने बॉम्बे लाया। फिर उसके धीरे धीरे करके उन्होंने अपने भतीजों को, अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को धीरे, आज वो जो एक कारवां शुरुआत हुई थी उस समय, पूरे आज यहाँ पे 5000 दुकानें हैं, 5000 शॉप्स हैं और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, स्टील मंडी है। और उसका शुरुआत हम भीमराज जी ने जो किया वो, और हम आज प्राउड फील होता है कि हमारे परिवार से है। ये एक ऐसी कहानी है कि हम अकेले मत बढ़ो, सबको साथ में लेके चलो और सब साथ में बढ़ के जैसे सबका विकास हो। इस तरह से आज मेटल मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी इंडस्ट्री वर्ल्ड में, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री को अगर सक्सेस होना है स्टील के लिए, तो हमारी मार्केट को कांटेक्ट किए बिना नहीं बन सकती। और कोई भी इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया, छोटे से छोटी पिन से लेकर प्लेन तक की सप्लाई हमारी मेटल मार्केट के थ्रू होती है। ये क्या बोलते हैं, वेन्स हैं जो अपने ब्लड में, जिस तरह से ब्लड में सप्लाई वेन्स के थ्रू होती है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मास्मा और मास्मा के मेंबर्स के थ्रू होता है। तो हमें गर्व होता है कि हम मुझे भी मौका मिला इसका अध्यक्ष बनने का और उस पर कार्य करने का। आप एक मेटल मार्केट के कारोबारी के तौर पर सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से मेन अपेक्षा यही होती है, कोई भी व्यापारी टैक्स से नहीं डरता है। टैक्स से उनको कोई समस्या नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली पास ऑन होती है। टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर भरता है, हमको तो बिल में लगा के आगे देना है तो माल महंगा होगा। तो व्यापारियों को कभी टैक्स से कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरलीकरण होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। इतने सारे इन्होंने कायदे में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन लाए हैं कि
बार बार व्यापारियों को रिटर्न्स भरने हैं, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, उसको इतनी तरह से तोड़ मरोड़ के कानून बनाए जाते हैं कि व्यापारी को व्यापार करने से ज़्यादा जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आसान तरीके से व्यापारियों को व्यापार करने दिया जाए और वो सरलीकरण से सारे दस्तावेज पेश कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जो हमेशा सरकार कहती है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आया, फिर भी सरलीकरण अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग फार्म की ओर से जब पहली बार जीएसटी का विधेयक पास हुआ यहाँ पे महाराष्ट्र के विधान भवन में, तो हमको बुलाया गया था फैम को, पूरे हम 150 लोग गए थे व्यापारी सारे। हमने स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, हमने मिठाई बांटी। हमको लगा कि अभी आसान हो जाएगा, सारे टैक्स खत्म हो गए, एक ही टैक्स रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैक्स जीएसटी तो चालू ही है, उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे प्रोफेशनल टैक्स के इश्यूज, छोटे मोटे और भी इश्यूज, प्लस इतने सारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट के साइड से, और इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं लास्ट 3-4 सालों में कि किसी को पता नहीं है कि क्या कानून में बदलाव हुए। सेल टैक्स ऑफिसर्स को, जीएसटी ऑफिसर्स को भी बहुत बार चक्कर खा जाते हैं कि भाई हमको देख के बताना पड़ेगा, तो व्यापारी सीएस को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो व्यापारी, छोटा व्यापारी जो छोटे से सिस्टम लेके बैठा है, उनके पास जगह भी नहीं है, बॉम्बे जैसी इतनी महंगी चीज दुकानें हैं, इतनी भाड़े भी महंगे हैं, तो छोटी स्पेस में काम करता है, तो कहाँ से वो रिटर्न्स हर महीने 3 बार रिटर्न भरेगा, साल में 36 बार, और ई-वे बिल बनाना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, आसान तरीके से बिजनेस कर पाए व्यापार, तो व्यापारी और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और देश की तरक्की में और भी अपना सम्मिलित होगा। इस लेंथी प्रोसेस को छोटे से में ही निपटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत है उसको। जितेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? देखो, फैम फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी संस्था है महाराष्ट्र की और सबसे शीर्ष संस्था है। सारे व्यापारी उसकी ओर देखते हैं, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो सारे व्यापारी की संस्था उनको देखती है कि फार्म कुछ करे। 1979 में जब सेल टैक्स का काला कायदा आया तो फैम ने लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई। 40,000 लोग बैंड्रा रिकमेंडेशन में इकट्ठा हुए। उसके बाद और भी कुछ समस्या आई दिल्ली में सेल टैक्स में, तो वो सारे लोग चलो दिल्ली करके एक नारा लगाया, पूरी ट्रेन भर के हम दिल्ली गए। लाल किला के सामने 25,000 लोग व्यापारी इकट्ठा हुए। सन्मुखानंद में ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस फार्म के अंडर में हुआ करता था। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े एलबीटी का, ऑक्ट्रॉय का, ये हम लोगों ने देखा है कि मुंबई 1 महीना बंद थी एलबीटी के टाइम पे, ये फार्म के नेतृत्व में। हमने जीएसटी में इतने सारे अमेंडमेंट्स लाए, गवर्नमेंट से मिले, लड़े, उनसे बात किए और बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए। तो ये फैम एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। सारे व्यापारी उसको देखते हैं एक आशा की किरण के साथ। हम वापस, जैसे भी मेरा कार्यकाल अभी कुछ 1 महीने पहले ही मुझे पदभार मिला है, मैं अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभी जस्ट घोषित हुआ हूँ और इनामिनसली पूरे महाराष्ट्र ने मुझे बिना इलेक्शन के चुना गया, बिना नॉमिनसली सिलेक्ट किया गया हूँ। तो उसके बाद मेरा जोश और मेरा काम करने का मुझे बहुत हौसला मिला है। हम अभी 27 तारीख को अप्रैल को हमारा इंस्टॉलेशन डे है, जहाँ पे हम पहली बार शपथ विधि लेंगे। सारे हमारे महाराष्ट्र के व्यापारी आएंगे और सारे एसोसिएशन के पदाधिकारी आएंगे। वो फंक्शन के बाद हम 25/5 फाउंडेशन डे हमारा जो है 45 साल पूरे हो रहे हैं फार्म को, और उस दिन हम व्यापारी एकता दिवस मना रहे हैं। पूरे व्यापारी जितने भी महाराष्ट्र के जितनी भी संस्था है, चाहे वो फार्म के मेंबर हैं कि नहीं है, दूसरे भी जैसे संस्थाएं हैं, जैसे IMC है, कैमिट है, FWRTA है, फेडरेशन ऑफ पूना है, फेडरेशन ऑफ नागपुर है, और भी जितने भी संस्थाएं, सभी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। व्यापारी एकता दिवस में सब जुड़ेंगे, सारे व्यापारी इकट्ठा होंगे और हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे व्यापारी एक हैं। जो हमेशा व्यापारी सरकार समझती है कि व्यापारी कभी एक नहीं हो सकते, आपस में लड़ते रहेंगे और खुद सब अपने सेल्फिश होते हैं, अपने खुद के काम में खुश रहते हैं और खुद के काम से ही मतलब रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापारी जब तकलीफ ज्यादा होती है और बहुत पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो व्यापारी को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस बार हमने उसी संदेश के साथ फार्म की ओर से 25/5/2023 को हम व्यापारी एकता दिवस मना रहे हैं और सारे व्यापारियों को आह्वान कर रहे हैं कि वो उस दिन आए और सारे हम लोग मिलकर हमारी एक आवाज़ से सरकार की तरफ हम मैसेज दें कि हम व्यापारी एक हैं और जो हमको टैक्स से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको सरलीकरण और आसानी से बिजनेस करने दिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, पीस ऑफ माइंड से बिजनेस करने दिया जाए। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। हमारी कोई सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, न हमें लड़ने में कोई इंटरेस्ट है। व्यापारियों की सुविधा और शांति के लिए ही हम ये एकता दिवस मना रहे हैं। और अभी सौभाग्य है हमको कि गवर्नर साहब को लास्ट वीक मिले थे और शिंदे साहब को भी मिले थे, शिंदे जी को, CM साहब को, तो दोनों ने उस फंक्शन में आने की
सहमति दी है, और भी बहुत सारे हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबको भी उस मीटिंग में बुलाएंगे, ताकि उनको पता चले कि व्यापारी एक हो चुके हैं। व्यापारी एक होकर अपनी एक आवाज़ से बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। इसी आशा के साथ हमने ये व्यापारी एकता दिवस की घोषणा की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जितेंद्र शाह जी, जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेटल मार्केट और तमाम तरह की मार्केट की स्थिति के बारे में बताया। इसी तरह के संवाद के सिलसिले से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। पूरे आज यहाँ पे 5000 दुकानें हैं, 5000 शॉप्स हैं, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, स्टील मंडी है। और उसका शुरुआत हम भीमराज जी ने जो किया वो, और हमारा प्राउड फील होता है कि हमारे परिवार से है। ये एक ऐसी कहानी है कि हम अकेले मत बढ़ो, सबको साथ में लेके चलो, और सब साथ में बढ़ के जैसे सबका विकास हो। इस तरह से आज मेटल मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी इंडस्ट्री वर्ल्ड में, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री को अगर सक्सेस होना है स्टील के लिए, तो हमारे मार्केट को कांटेक्ट किए बिना नहीं बन सकते। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।